हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ एक डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो यहां पर वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा हो चुका है और वो किस तरीके से है, हम यहां पर एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कितनी अच्छी आज की डेट में यहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर मेरी आपको कुछ भी खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन लेंगे आप अपने हिसाब से लेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ठीक 5 बजे डेली एक नई वीडियो लेकर मैं आता हूं, जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, कुछ नया सीख सकें। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अब यहां पर मैंने एक एनालिसिस की और इसकी एक डिटेल्ड वर्किंग की। तो मैंने यहां पर एसबीआई को छोड़कर बाकी सारे बैंक्स जितने भी हैं उन सब की यहां पर डिटेल मैंने एक बार नोट डाउन की। तो इसमें मैंने क्या क्या नोट डाउन किया, मैंने यहां पर शेयर कैपिटल कंपनी की उसको नोट डाउन किया, उसके बाद में रिजर्व एंड देन बोरोइंग्स एंड टोटल लैंडिंग कैपेसिटी। तो एक्चुअल में जितना भी बैंक के पास पैसा है, चाहे वो अपना पैसा है या फिर उन्होंने डिपॉजिट्स के रूप में लिया हुआ है, वो सारा ही इन्होंने आगे लोन पर देना होता है। मींस वो एक टोटल लैंडिंग कैपेसिटी होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ पोर्शन इनको आरबीआई के पास भी रखना पड़ता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम कंपेयर करेंगे एक बैंक को दूसरे बैंक से, तो परसेंटेज वाइज सबने ही रखना पड़ेगा। तो हम टोटल अमाउंट को यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस बोरोइंग, तो ये हमारी टोटल लैंडिंग कैपेसिटी यहां पर आ गई। मैंने यहां फॉर्मूला लगा दिया जिससे इन तीनों का टोटल हो जाता है। और साथ में मैंने यहां पर जून क्वार्टर का प्रॉफिट यहां पर मेंशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर जून क्वार्टर में कितना प्रॉफिट आया है। तो पंजाब नेशनल बैंक का ये डेटा मैंने पिक किया। इस डेटा को अगर आपने चेक करना है तो इसको चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे हम, screener.in पर यहां पर देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज 40,465 करोड़। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर लेने के लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, जून क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे। जून क्वार्टर का रिजल्ट है 1168 करोड़, तो वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। और बाकी तीनों फिगर्स हमारी आई बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो यहां पर शेयर कैपिटल 2096 करोड़, देन रिजर्व 90,439 करोड़ एंड बोरोइंग्स 11,66,000 करोड़। ये सारे फिगर्स को मैंने यहां पर एज इट इज मेंशन कर दिया। उसके बाद में मेरा कंपैरिजन यहां पर यह है कि एसबीआई, देखो आज की डेट में टोटल 12 पीएसयू बैंक्स लिस्टेड हैं और उनमें से मैंने एसबीआई को यहां से हटा दिया है। एसबीआई को छोड़कर बाकी सारे मैंने यहां पर ले लिए हैं। तो एक बार टोटल करके देखते हैं कि इन 11 बैंक्स के पास कितना डिपॉजिट है, कितना इनका अपना रिजर्व है, कितनी इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है और कितना इनका प्रॉफिट है और कितनी इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जब मैंने यहां पर सारे ही बैंक्स को ले लिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे लेने के बाद में यहां पर जो टोटल लैंडिंग कैपेसिटी है दैट इज 70,43,000 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो यहां पर जो डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं बैंक्स के पास, इन 11 बैंक्स के पास दैट इज 65,75,000 करोड़। और इससे अलग यहां पर ये फिगर है 4,67,000 करोड़ की, ये अपना पैसा है। तो यहां पर 10 टाइम्स के आसपास डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं अपने पैसे के कंपैरिजन में। और जो जून क्वार्टर का टोटल यहां पर प्रॉफिट आता है इन सारे बैंकों का मिलाकर दैट इज 7,772 करोड़ और इन सब की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,62,000 करोड़, 2,62,000 करोड़। और अगर हम इन सबको 11 बैंक्स को अकेले कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करने लगे तो यहां पर आज की डेट में 11 बैंक्स की, 11 पीएसयू बैंक्स की अदर देन एसबीआई, यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2,62,000 करोड़ है। इसका मतलब कि अगर कोई इन सारे 11 बैंक्स को परचेज करना चाहे करंट मार्केट प्राइस पर तो उनकी करंट वैल्यूएशन आती है 2,62,000 करोड़। और अकेले कोटक महिंद्रा बैंक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 3,44,000 करोड़। तो ये इतना बड़ा गैप है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें टोटल लैंडिंग कैपेसिटी कितनी है 11 बैंक्स की दैट इज 70,43,000 करोड़ और अकेले यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की कितनी है दैट इज ओनली 4 लाख करोड़, यानी कि 17 टाइम्स है 11 बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी। तो यहां पर 11 बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी 17 टाइम्स है। और जो प्रॉफिट भी है, ऐसी बात नहीं है कि
सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी है और प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी यहां से 4.3 टाइम्स है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन सारे 11 बैंक्स की मिलाकर दैट इज ओनली 0.76 टाइम्स, यानी कि 100% भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 76% है। तो ये एक इतना बड़ा वैल्यूएशन का गैप है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी जितने भी ये सरकारी बैंक हैं इनके पास उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में जितना प्रॉफिट ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेकर आते हैं हो सकता है कि ऑलमोस्ट उतना ही इनका भी प्रॉफिट आने लगे। मैं कहता हूं अगर उतना नहीं भी आया, अगर 50% भी आया लैंडिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में, तो यहां पर ये बहुत बड़ी फिगर निकल कर आती है। ये कितना बैठता है उस सेंस में, अगर उसको हाफ भी माना जाए तो अगर यहां पर आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है प्रॉफिट की, अगर उसको लैंडिंग कैपेसिटी से यहां पर परसेंटेज निकाला जाए तो ये हमारी निकल कर आती है 0.44%, यानी कि जो प्रॉफिट है दैट इज 0.44%। यहां पर एक क्वार्टर का प्रॉफिट है कोटक महिंद्रा बैंक का अपनी लैंडिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में। तो अगर सेम यहां पर निकाला जाए जो लैंडिंग कैपेसिटी है 11 बैंक्स की, अगर उसको 0.44% से कैलकुलेट किया जाए तो इनका प्रॉफिट निकल कर आता है 30,917 करोड़। और जबकि यहां पर टोटल प्रॉफिट अभी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 7,772 करोड़, यानी कि अगर सेम प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट सेम हो जाए लैंडिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में, तो इन 11 बैंक्स का नेट प्रॉफिट 30,000 करोड़ बैठेगा। और जो कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक का 1800 करोड़ है, और 1800 करोड़ के लिए भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3,44,000 करोड़ है, और यहां पर 30,000 करोड़ 917 बैठता है। उसके हिसाब से इसकी जो एक्चुअल में यहां से कितने मल्टीपल बैठता है वो मैं आपको बताता हूं। तो जो टोटल प्रॉफिट बैठता है, टोटल प्रॉफिट कोटक महिंद्रा बैंक के कंपैरिजन में 17 टाइम्स बैठता है। ऑफ कोर्स दिस इज 17 टाइम्स हियर। तो जो 11 बैंक्स का यहां पर मार्केट वैल्यूएशन होना चाहिए वो कोटक महिंद्रा बैंक के कंपैरिजन में 17 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि ये फिगर एक बहुत बड़ी फिगर निकल कर आती है। आप एक बार इसको ध्यान से समझना। और यहां पर यह फिगर निकल कर आती है 58,92,000 करोड़। मैं ये कहता हूं कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में अगर हाफ भी परफॉर्म करेंगे, जस्ट 50% भी परफॉर्म करेंगे, तब भी अगर 50% इसको कर लिया जाए, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया जाए, तो यहां पर 29 लाख करोड़ आता है। यानी कि यहां से ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हो सकते हैं। तो 11 टाइम्स की ये फिगर निकल कर आती है। अगर 50% भी यहां से परफॉर्म करते हैं तो 11 टाइम्स यहां से होने के चांसेस हैं, और जो यहां से आगे ग्रोथ होगी वो अलग है। तो इतना तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूएशन गैप है। अब पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई आपको क्या लगता है कि ये 50% भी परफॉर्म कर पाएंगे? पहली बात तो यहां पर 100% परफॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर 50% परफॉर्म की बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जो जेन्युइन है कि 50% भी आना क्या इतना आसान है? देखो यहां पर आरबीआई ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि आरबीआई भी अकेले कुछ नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें पूरा रोल होता है, तो यहां पर आरबीआई ने कुछ रूल्स निकाले हैं। जिन रूल्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा, तो एक इन्होंने सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर के हिसाब से यहां पर मैं एक बार रीड करने की कोशिश करता हूं। The Reserve Bank of India circular to banks for the need of discipline led to closure of a large number of current accounts when the deadline for the compliance ended July 31st। तो इन्होंने लास्ट ईयर एक अगस्त में एक सर्कुलर निकाला था जिसकी डेडलाइन अभी जुलाई 31st है, जो कि लास्ट मंथ है, अभी 31 अगस्त है, एक ही महीना इस चीज को लेकर हुआ है। इन्होंने अगस्त 6 लास्ट ईयर ये सर्कुलर निकाला था, और सर्कुलर में एक्चुअल में लिखा हुआ था नो बैंक शैल ओपन, यहां पर ये मेंशन्ड है, नो बैंक shall open current accounts for customers who availed credit facilities in the form of cash credit or overdraft from the banking system, and all the transactions should be routed through the CC or OD account it said। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पर, इस बात को ध्यान से समझना कि पूरी कहानी क्या है। यहां पर जो लोन लिया जा रहा है करंट अकाउंट या फिर क्रेडिट लिमिट के रूप में, मींस करंट अकाउंट के ऊपर जो कैश क्रेडिट होता है, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जिसमें लोन लिया जाता है बिजनेस के लिए, वो तो लिया जा रहा है प्राइवेट सरकारी बैंक से, पीएसयू बैंक से, लेकिन जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज ली जा रही है सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक एज सच मींस कहने के लिए या फिर एक्चुअल में भी डिफरेंस तो है। देखो वो थोड़ा सा बेटर सर्विस देती है, तो जितनी भी कमाई
वाले जो जितने भी प्रॉफिट वाली सर्विसेज हैं, जैसे कैश डिपॉजिट है, कैश मैनेजमेंट है, उसके साथ में कैश विड्रॉल है, या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं, चेक इश्यूज हैं और चेक डिपॉजिट हैं, चेक बाउंस हैं, मिनिमम बैलेंस हैं, ये सारी जितनी भी फीस होती हैं ये सारी तो जा रही हैं एचडीएफसी बैंक को, कोटक बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, एक्सिस बैंक को, लेकिन जो लोन लेना है वो आ रहा है सारा का सारा सरकारी बैंक से। तो एक्चुअल में जो करंट अकाउंट्स हैं वो आज की डेट में भी सरकारी बैंकों के पास ही ज्यादा हैं, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो पुराने बिजनेसेस हैं और वे अभी पूरे पूरे शिफ्ट नहीं हुए। तो बिजनेस हाउसेस ने क्या किया, अपने जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो तो सारा का सारा सरकारी बैंक से ही रखा, लेकिन यहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेनी शुरू कर दी, यानी कि जो फीस जाएगी वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जाएगी और जो लोन जाएगा, जो लोन लिया जाएगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया जाएगा। यहां पर आरबीआई ने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि जिस बैंक से आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटीज ली हैं, जिस बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, उसी बैंक में सारी की सारी ट्रांजैक्शन होंगी, यानी कि जो भी फीस से रिलेटेड इनकम है वो सारी की सारी अब उसी बैंक को जहां से लोन लिया जाता है। अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस दिखाता हूं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। आईसीआईसीआई बैंक में हम एक बार जाते हैं और P&L स्टेटमेंट में जाते हैं, तो यहां पर अगर आप देखो फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट इज इन माइनस ऑफ 44,000 करोड़। ये एक साल की फिगर है और ये माइनस में होने का मतलब क्या है, यानी कि इनके पास जो डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा पे करते हैं और जो इन्होंने लोन दिया हुआ है उसके ऊपर कम आता है। क्यों? क्योंकि जो एफडीज है वो पुरानी चली आ रही है और जो लोन दिया जाता है वो न्यू रेट पर होता है। तो यहां पर उस पूरी फिगर को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है और जो लोन दिया भी हुआ है उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कुछ एनपीएस भी हैं। और जो इनकम है वो कहां से आ रही है, आप ये देखो अदर इनकम इज 72,000 करोड़, यानी कि इसमें वो सारी फीस आती हैं जो इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है। देखो बैंक का बिजनेस क्या है, एक बार छोटा ध्यान से समझो इस बात को। बैंक का बिजनेस है 5% पर फिक्स डिपॉजिट के रूप में पैसा लेना एंड 6.9% पर होम लोन के रूप में पैसा वापस देना। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो जो बचा हुआ डिफरेंस होता है उससे इनकी इनकम होती है और उस इनकम को फाइनेंसिंग प्रॉफिट कहा जाता है। अब ये माइनस में क्यों है? ये माइनस में इसलिए है कि अगर किसी ने 6 इयर्स बैक 8% के ऊपर अगर फिक्स डिपॉजिट किया था तो उसको इंटरेस्ट अभी भी सेम रेट पर जा रहा है 8% के ऊपर, लेकिन जो नया लोन देना है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है वो 7% से जा रहा है, 6.9% से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो और इसमें कुछ लोगों को जो पहले लोन दिया हुआ था उनसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें एनपीए भी है, साथ में कुछ पैसा आइडल भी रखना होता है, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की इनकम नहीं होती। तो यहां पर ये माइनस है। एचडीएफसी बैंक ही इनमें से एक ऐसा बैंक है जो इसके ऊपर भी प्रॉफिट कमाता है, यानी कि इसका नेट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है दैट इज इन प्लस। लेकिन फाइनेंसिंग प्रॉफिट प्लस में होने के साथ में अगर आप देखोगे अदर इनकम कितनी है 29,000 करोड़, यानी कि ये सारी फीस वाली इनकम है जो बैंक चार्ज करता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और अगर हम पीएनबी को देखें तो ये कितना है, अगर हम यहां से देखें तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हम ईयरली रिजल्ट्स में जाते हैं तो यहां पर ये अदर इनकम 12,000 करोड़ है और फाइनेंसिंग प्रॉफिट यहां पर काफी माइनस में है। अब यहां पर एक चीज देखो, जो टोटल रेवेन्यू है 80,000 करोड़ है। यहां पर अगर हम देखें बोरोइंग कितनी है, इनके पास 12 लाख करोड़ के आसपास है और 12 लाख करोड़ के ऊपर जो अदर इनकम है दैट इज ओनली 12,000 करोड़। इसी के कंपैरिजन में अगर हम एचडीएफसी बैंक को लें तो यहां पर चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाती है कि इनके पास जो लैंडिंग कैपेसिटी है दैट इज 15-16 लाख करोड़ और यहां पर इनको जो अदर इनकम है दैट इज 30,000 करोड़। और आईसीआईसीआई बैंक में भी ये फिगर बहुत ज्यादा है। अगर हम यहां पर लैंडिंग कैपेसिटी की बात करने लगे दैट इज ओनली 12,000 करोड़, यानी कि जितनी पीएनबी की है, लेकिन यहां पर जो अदर इनकम है दैट इज 72,000 करोड़। तो यहां पर बहुत बड़ा गैप है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक कॉर्पोरेट को ज्यादा सर्विसेज देता है और यहां पर अदर इनकम ज्यादा होती है। एचडीएफसी बैंक के पास रिटेल ज्यादा है तो वहां पर जो अदर इनकम है एचडीएफसी बैंक की कम है। तो ये सारे बेनिफिट्स यहां पर मिलने वाले हैं सारे सरकारी बैंकों को। और जो इतना बड़ा गैप है ये गैप बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं रहता। अगर यहां पर देखो ये काम होना भी शुरू हो गया है। 6 अगस्त 2020 को यहां पर आरबीआई आस्क्ड बैंक नॉट टू ओपन करंट अकाउंट्स फॉर कस्टमर्स और यहां पर बिजनेसेस फेस टेम्परेरी डिसरप्शन एज बैंक्स फ्रीज करंट अकाउंट्स। और ये 30 जुलाई 2021 की न्यूज है, ये रिसेंट न्यूज है। स्मॉल बिजनेस हिट एज बैंक फ्रीज करंट अकाउंट्स। तो ये करंट अकाउंट्स फ्रीज होने शुरू हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऊपर नहीं जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ऊपर जाएंगे,
जो नया मार्केट शेयर आएगा वो ऑफ कोर्स वो कैप्चर करेंगे, लेकिन जो यहां पर कस्टमर सरकारी बैंकों का है वो सरकारी बैंकों से ही सर्विस लेगा और वहीं से उसको सारी इनकम भी उनको देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है विवेक भाई, ये सारे के सारे लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्विच भी तो हो सकते हैं। देखो इतना बड़ा मर्जर होना मींस इतना बड़ा ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह पे इतना आसान नहीं होता। और वैसे भी अगर किसी ने 50,000 करोड़ का, चलो ये तो एक बहुत बड़ी फिगर हो गई, अगर किसी ने 200 करोड़ का भी अगर लोन लिया हुआ है तो दूसरी जगह शिफ्ट कराने से पहले 50 चीजें होती हैं, पहले उसको क्लोज भी करना होता है, उसके बाद में शिफ्ट होता है। ये पर्सनल लोन नहीं है कि सीधा सीधा ट्रांसफर हो गया। और जो बड़े बैंक्स हैं वो भी करंट अकाउंट को इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं लेते क्योंकि वहां पर बड़ा रिस्क होता है। देखो पर्सनल लोन में तो सिंपल सा सैलरी स्लिप देखी, उसका सिबिल देखा और ट्रांसफर कर लिया, लेकिन कंपनीज के केस में ट्रांसफर करने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना होता है जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। वो इतना इजी टास्क नहीं है। अब यहां पर कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आईसीआईसीआई बैंक है वो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे, बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करने लगे तो बुक वैल्यू से 4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम पीएनबी की बात करने लगे तो बुक वैल्यू से 1/3 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1/3 नहीं तो हाफ से भी ज्यादा, हाफ से भी कम पर ट्रेड कर रहा है। यूनियन बैंक की अगर हम बात करने लगे तो 1/3 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहां पर इंडियन बैंक की भी बात करने लगे हम यहां पर तो वो भी 1/3 पर ट्रेड कर रहा है। और बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करें तो सेम ही सिचुएशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी सेम सिचुएशन है और सभी बैंकों की यहां पर सेम सिचुएशन है। तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी सुपर आने वाली है। एक चीज मैं आपको टेक्निकली दिखाना चाहता हूं, यहां पर जब मैं पीएनबी की बात कर रहा हूं तो आप ये एक बार वॉल्यूम देखो जो इस 36 के लेवल पर है, 40 के लेवल पर है। इतनी बड़ी वॉल्यूम आज तक भी नहीं आई। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पर आपको करके दिखाऊं तो आप देखो जब से ये बैंक बना है 2002 से बना है, नहीं जब से लिस्ट हुआ है एक्चुअली, जब से डेटा अवेलेबल है 2002 से, यानी कि 19 ईयर्स से इतनी ह्यूज वॉल्यूम आज तक नहीं आई। तो इन बैंकों को खरीदने वाला कोई तो होगा। टाइमलाइन जो डेडलाइन थी 31 जुलाई की वो ओवर हो चुकी है। आने वाले टाइम में जो इन बैंकों के प्रॉफिट्स आएंगे वो सुपर्ब आने का सिर्फ और सिर्फ यहां पर उम्मीद नहीं है, वो एक कंफर्मेशन है। एक और चीज अगर आप देखो तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए हैं। जून क्वार्टर में 1187 करोड़ का प्रॉफिट है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है जो हाईएस्ट एवर है। अगर हम यहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी बात करने लगे, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट 3400 करोड़ है जो ज्यादा है। और पीएनबी के केस में अगर हम इनका लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट देखने लगे देन दिस इज 3000 करोड़ जो इससे पहले 2014 में इतना नेट प्रॉफिट आया था, 2015 में, उसके बाद से अभी इतना नेट प्रॉफिट आया है। सेम यूनियन बैंक की बात है और सेम ही अपने बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक की बात है, कैनरा बैंक की भी सेम बात है। अब यहां पर देखो 1200 करोड़ के नेट प्रॉफिट है लास्ट 2 क्वार्टर्स के। एक साल का नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ बैठता है एंड पूरी कंपनी यहां पर जो पूरा बैंक है दैट इज अवेलेबल इन 23,000 करोड़ और ये यहां से अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। अब यहां पर अगर हम यूनियन बैंक की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है लास्ट 12 इयर्स में। तो यहां पर सुपर परफॉर्मेंस दिखनी भी शुरू हो गई है। लेकिन चार्ट पर नजर आ रहा है क्या? अभी चार्ट पर नजर नहीं आ रहा है। चार्ट पर नजर आने में एक्चुअल में आप ये देखो यहां भी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है और जो इसका हाईएस्ट एवर प्राइस था दैट वाज 430 ऑलमोस्ट। राइट नाउ इट इज कोटिंग एट 35। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको सही बताऊं लास्ट 9 इयर्स में या 10 इयर्स में इससे पहले कभी नजर नहीं आई। बेसिकली इससे पहले इस तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज 2013 में नजर आई थी जब स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाज ट्रेडिंग एट ए डर्ट चीप प्राइसेस। बट राइट नाउ अगेन जो पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं आती। अब मैं इतनी जो बातें कर रहा हूं मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, मैं आपको ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में जहां ऑपरेटर भर भर के माल उठाते हैं तो उनको भी एक लेवल पर उस स्टॉक को लेकर रखना होता है, स्टॉप करना होता है, रोकना होता है, तभी जनरल पब्लिक परेशान होकर अपना सारा माल निकालते हैं। और उसके बाद में जब रैली आती है तो रैली बहुत स्ट्रॉन्ग रैली होती है। यहां पर जैसे मैंने बताया यूनियन बैंक का भी सेम सीन है, पीएनबी का मैं आपको दिखा चुका हूं। उसके बाद में अगर बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करने लगे
तो बैंक ऑफ इंडिया का भी एक बार अगर आप चार्ट ओपन करके देखो तो सारी चीजें यहां पर अच्छे से नजर आती हैं। और बैंक इंडिया, यहां पर बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट है। अब ये देखो इसका लाइफ टाइम हाई कितना था, 600, राइट नाउ कोटिंग एट जस्ट 67, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इन दिस रेंज। इससे पहले इतनी वॉल्यूम्स कभी नहीं आई। तो ये सारे के सारे यहां पर ये इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन हम इनको एनालाइज करेंगे, एक कन्विक्शन बनाएंगे, इनको होल्ड करके रखेंगे, 4 साल लगाएंगे, तभी यहां पर मोटे पैसे बनेंगे। मोटे पैसे बनाने हैं तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। रोज रोज ट्रेड करने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। इंट्राडे तो मींस इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन पैसे आएंगे, तीसरे दिन जितने कमाए थे वो भी जाएंगे और उससे ज्यादा भी जाएंगे। तो यहां पर डिटेल में जब चीजों को समझना होता है, ऑपरेटर्स गेम को भी समझना होता है। और जहां तक ऑपरेटर्स गेम की बात है, मैं बहुत ज्यादा खुल के यहां पर नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनलाइज क्लासेस में जो एक क्लोज ग्रुप होता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 3 सितंबर को यानी कि कमिंग फ्राइडे को नया बैच अपना स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं और यहां पर ट्रेड अपने हिसाब से करना है, सब्सक्राइब मेरे कहने से करना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।